My dears, welcome to our channel Math and Science classes. Today we are going to discuss the complete physical chemistry for NEET and JEE. I mean to say the complete NCERT physical chemistry. So in this video you will get the best material for NEET and JEE. इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, ज़्यादातर फार्मूला जो है उनको लर्न करना है, रिमेंबर करना है, तभी हो पाएगा। तो ये जो मटेरियल हमने बनाया है बहुत बढ़िया बनाया है, लेकिन आपको वीडियो को आखिर तक देखना है, वीडियो को बार बार देखना है और वीडियो में जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, मतलब ये सब के सब इम्पॉर्टेंट है, उसको नोट डाउन करना है। ठीक है, एक शॉर्ट नोट अपने हिसाब से बनाना है। और अगर आपको हेक्टिक लगता है तो जो वीडियो है इसका स्क्रीनशॉट लेके आप उसका PDF फाइल भी बना सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से, राइट। तो पहला इसमें क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है इसका यूनिट क्या है, मोल है। दूसरा ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला। तीसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय लेवाइजर। लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन गिवन बाय प्रूस्ट। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाय डाल्टन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन गिवन बाय रिचर। और ये टेम्परेचर स्केल्स है, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 अगर इंटर कन्वर्शन करना होगा। और एवरेज एटॉमिक मास को कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास इंटू परसेंटेज प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकंड एलिमेंट इंटू परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। एन किसके बराबर होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। और मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर होता है, एन इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। और ये जो एन यहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है, एन कुछ नहीं है, नेचुरल नंबर है, इट में बी 1, 2, 3 एंड 4। तो CO2 गैस जो है इसको एब्जॉर्ब कौन करता है, QH गैस। अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने होंगे तो उसके लिए फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम कहाँ पे होंगे, जहाँ पे भी जिस मॉलिक्यूल में भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम होंगे उसमें नंबर ऑफ मोल्स भी ज़्यादा होंगे। और अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ट्राइएटॉमिक गैस में निकालना है तो फार्मूला क्या है, मोल इंटू एटॉमिसिटी इंटू एवोगाड्रोस नंबर। 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सीलेट को कितने मोल्स ऑक्सीडाइज करते हैं, KMnO4 के, तो 0.5 मोल। 1 मोल KI जो है वो कितने मोल्स ऑफ KMnO4 को रिड्यूस करता है, 2 मोल्स। या आप रिएक्शन बना के निकाल सकते हैं। और कितने मोल्स ऑफ MnO4 ऑक्सीडाइज करते हैं, 1 मोल ऑफ SO3 2- को आंसर आएगा 2/5। ये भी आप रिएक्शन बना के लिख सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है B ब्लॉक में, अगर आपको पता नहीं है तो वो वीडियो आप देखिएगा। CH3CHO में देखिए कार्बन का -3 और +1 चार्ज होता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से। और ओवरऑल जो कार्बन के ऊपर चार्ज कितना आएगा, -2। और यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे H2SO7 में +6 है और यहाँ पे S4 में 2.5, S2 में +2 और S का 0। ये आप कैसे निकाल सकते हैं, स्ट्रक्चर ड्रा करके आप इसको निकाल सकते हैं। अगर नहीं आता है तो इसको इस तरीके से जान लें। और यहाँ पे आपको 2 रिएक्शन देखे हैं जिसको कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आपको पता है कि जब क्या होता है, एक ही स्पीशीज व्हेन इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, उसको कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यहाँ पे Cl जो है एक्ट करता है वो स्पीशीज जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसको ज़रा ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे ऑक्साइड जो है इसका चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है। ये इसमें एग्जाम्पल्स है, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर -1, ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, ये एग्जाम में बार बार आए हैं। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -1/2, इसको एग्जाम्पल में ध्यान में रखना है। और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, इन एग्जाम्पल्स को याद करके बिना आपको क्वेश्चन दे के इसको सॉल्व करना है, यानी कि न्यूमेरिकल वगैरह पोर्शन जो है आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको याद रखना है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है, N2O NO SO2 SO3 CO CO2 CO + CO2 N2O NO2 SnCl2 NaCl4। So they follows law of multiple proportion। और यहाँ पे क्या, लॉस्ट नंबर जो है किसके बराबर होता है, 2.69 × 10⁻90। उसके बाद क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, होल्ड गुड किसके लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये फेल होता है। ठीक है। AMU एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है, 1.67 × 10⁻24 ग्राम। ठीक है। अगर हम देखें कि लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो कौन होता है, कैलोरी होता है एज कम्पेयर टू जूल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सा किसके बराबर है, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर और फेमेटोमीटर।
1 लीटर किसके बराबर होता है? 1 लीटर एटमॉस्फेयर में कितने जूल्स होते हैं? 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप देख सकते हैं। नॉर्मलिटी को निकालने के लिए एक और फार्मूला है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को निकालने के लिए आपको वेट डिवाइड बाई मोलर वेट करना है इंटू 1000 इंटू 100 करना है। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स को निकालने के लिए आपको नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम ml में लेना है। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स को निकालने के लिए एक और फार्मूला है, अगर मोलरिटी होगा तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml इंटू एन फैक्टर यहाँ पे ऐड करना है। तो ये इसमें डिफरेंस है, मोलरिटी में आपको एन फैक्टर ऐड करना है अगर आपको नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स निकालने हैं। तो नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या है? मास डिवाइड बाई मोलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर इंटू 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml। इसी तरीके से मोलरिटी और मोलरिटी का भी आप देख सकते हैं। KMnO4 की अगर बात करेंगे, एसिडिक मीडियम में Mn2 प्लस बनाता है, MnO4 माइनस बनाता है बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में MnO2 बनाता है, जबकि एसिडिक मीडियम में Cr3 प्लस बनाता है। पायरिडीन में आप देख सकते हैं सिग्मा पाई लोन पेयर कितने हैं, ये 2023 में ये वाला क्वेश्चन आया था। उसके बाद आप ज़रा यहाँ पे देखिए कि हर एक आयन में कार्बन के ऊपर चार्ज कितना होता है, निकाल सकते हैं और भी देख सकते हैं। और फॉस्जीन जो है इसमें जो CO जो है इसके ऊपर चार्ज कार्बन के ऊपर +4 होता है, और सल्फर जो होता है ऑक्टा एटॉमिक होता है, फास्फोरस टेट्रा एटॉमिक। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जाम्पल याद रखने हैं और रिड्यूसिंग एजेंट्स के भी एग्जाम्पल याद रखने हैं। और उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट जो है ये कौन कौन से, इसको भी ध्यान में रखना है। स्ट्रेंथ को निकालने के लिए नॉर्मलिटी इन इक्विवेलेंट वेट लगेगा, और मॉलिक्यूलर वेट को निकालने के लिए इक्विवेलेंट वेट इंटू बेसिसिटी का फार्मूला याद रखना है। Br3O8 में Br के ऊपर चार्ज कितना होता है ये आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर ड्रा करके मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में दिखाया। C3O2 में कार्बन के ऊपर चार्ज कितना होता है इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। 1 ATM किसके बराबर होता है? 760 टॉर या 760 mm ऑफ Hg या 76 या 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1 जूल इसके बराबर ये यूनिट्स होता है। और नंबर ऑफ एटम्स को निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रोस नंबर इंटू एटॉमिसिटी। इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 किसके बराबर होता है? 294 डिवाइड बाई एन फैक्टर 6 होता है तो 49 आएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडेट आयन 88 होता है डिवाइड बाई एन फैक्टर 2 44 आएगा। कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? ये रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। इसमें जो 2 स्पीशीज होते हैं एक ही एलिमेंट के, उनमें डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट होता है और वो कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ पे देखिए AgP ये सब के एलिमेंट से दोनों एलिमेंट जो है सेम है और ये सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। इसको कहते हैं कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन और इट इज रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए गिवन मास डिवाइडेड मोलर मास इंटू 10 इंटू एवोगाड्रोस नंबर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर वेट को निकालने के लिए इक्वल टू बराबर होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को निकालने के लिए अगर गिवन वॉल्यूम देखे होगा तो उसके लिए फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाई 22,400 ml इंटू एवोगाड्रोस नंबर। दूसरा चैप्टर यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप यहाँ पे फार्मूला देख सकते हैं, इक्वल टू NHV म्यू इक्वल टू C बाई लेमडा, लेमडा इक्वल टू H बाई म्यू, H बाई V। इस तरीके से आप फार्मूला यहाँ पे देख सकते हैं। 1 बाई लेमडा इक्वल टू 1 बाई लेमडा प्लस 1 बाई लेमडा 2। ये फार्मूला ध्यान में रखना है। नंबर ऑफ फोटॉन्स को निकालने के लिए पावर बाई एनर्जी है। इसी तरीके से ये फार्मूला जो है ये आपको ध्यान में रखने है। और Hc को निकालने के लिए प्लैंक्स कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में उसका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है? 12375 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है H इंटू फ्रिक्वेंसी माइनस थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। अगर आपको एनर्जी निकालना है इन nth ऑर्बिट में तो फार्मूला क्या आएगा? Z² डिवाइड बाई n का स्क्वायर इंटू -2.18 इंटू 10⁻18 या जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में -13.6 इंटू Z का स्क्वायर डिवाइड बाई n का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। अगर रेडियस निकालना है nth ऑर्बिट में तो फार्मूला क्या है? 52.9 इंटू n का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पिकोमीटर। एनर्जी गैप बिटवीन 2 ऑर्बिट्स के लिए फार्मूला ये है। और आयंस एनर्जी को निकालने के लिए 13.6 इंटू Z का स्क्वायर इंटू n का स्क्वायर लिखना है। और राइडरबर्ग्स कांस्टेंट जो है किसके बराबर होता है? 109677 पर सेंटीमीटर। और अगर इसको आप 1/RS लेंगे तो 912 एंगस्ट्रॉम के बराबर आएगा। तो ये क्वेश्चन जो है इजी से हो जाएगा। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की अगर बात करेंगे तो उसके लिए फार्मूला ये है। और 1 मोल ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है किसके बराबर होता है? 1 फेराडे के बराबर होता है। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब क्या है? E/m रेशियो। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल किसके बराबर होता है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और फर्स्ट लाइन स्पेक्ट्रम जो है ठीक है, तो यहाँ पे लोवेस्ट वेवलेंथ और हाईएस्ट एनर्जी। ठीक, फर्स्ट लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है उसका वेवलेंथ क्या होता है? लोवेस्ट होता है, इन एनर्जी हाईएस्ट। स्फेरिकल या रेडियल नोड्स को निकालने के लिए n-l-1 और एंगुलर नोड बराबर होता है L। और टोटल नंबर ऑफ नोड्स को निकालने के लिए दोनों को सम करो वो आएगा n-1।
प्रिंसिपल कार्टन नंबर गिवन बाय बोहर, एजिमुथल कार्टन नंबर समरफेल्ड, मैग्नेटिक कार्टन नंबर लिंडे, शिपिंग कार्टन नंबर गाउडस्मिथ एंड वेहलेनबैक। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स निकालने के लिए n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर साइज बढ़ेगा तो एनर्जी कम हो जाएगी। वेव नंबर का यूनिट है पर मीटर, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है पर सेकंड, वेवलेंथ का नैनोमीटर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए h/2 पे अंडर रूट ऑफ s इंटू s प्लस। सुपिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए h/2 पे अंडर रूट ऑफ s इंटू s प्लस। फर्स्ट लाइन इन बाल्मर सीरीज को हम कहते हैं h अल्फा लाइन और सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज को हम कहते हैं h बीटा लाइन। 3D जो है 3D ऑर्बिटल में 5 पैरेलल स्पिन्स होते हैं। स्फेरिकल नोड अगर हम देखेंगे 1s में कितने स्फेरिकल नोड्स होते हैं, कोई भी नहीं होता। लेमडा जो है बराबर होता है 12.27 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ v, एंगस्ट्रॉमिक फार्मूला है। तो h का यूनिट क्या होता है, उसका वैल्यू किसके बराबर होता है ध्यान में रखिएगा। आइसोडाइपोर्स क्या होता है, जिसमें सेम डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन होगा, यानी कि यहाँ पे इस तरीके से। आइसोस्टोर्स में क्या होता है, सेम एटॉमिसिटी होता है। लाइमन सीरीज जो है जो स्टार्ट होता है जिसमें n1 1 के बराबर होता है, n2 2 3 4। इसी तरीके से बाल्मर सीरीज में n1 2 के बराबर होता है, n2 हो गया 3 4। पैक्चन में n1 3, ब्रैकेट में n1 4, पीफर्ड में n1 5। और लाइमन सीरीज यूवी रीजन में आता है, बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में आता है, बाकी आते हैं IR रीजन में। आर मोलिकिन जो थे तो उसने डिटर्मिन किया किसका, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट मींस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आर्बिटर हैविंग सेम एनर्जी को कहते हैं डीजनरेट आर्बिटल्स। ब्लैक बॉडी रेडिएशन की अगर बात करेंगे, ना वो रिफ्लेक्ट करता है ना वो एब्जॉर्ब करता है लाइट। थॉमसन मॉडल जो है उसने एक्सप्लेन किया किसको, न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम को। आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। आइसो डायफोर्स ये हमने इससे पहले भी किया, सेम डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। आइसोटोप्स में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है क्योंकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। dx² y² डीजर केस में क्लोवर लीफ एंड टॉर्च शेप रिस्पेक्टिवली होता है। विजिबल रेज में विबग्यार होता है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को याद रखना होगा तो उसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है CGX UV IMR, ठीक है। अगर देखेंगे मैक्सिमम वेवलेंथ जो है रेडियो वेव्स का होता है और रेडियो वेव्स में फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला है h म्यू इज इक्वल टू h म्यू नॉट प्लस 1/2 mv का स्क्वायर। म्यू नॉट यहाँ पे वर्क फंक्शन है, सॉरी h म्यू नॉट का मतलब है वर्क फंक्शन, h v यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटॉन है और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगा तभी ये पॉसिबल है। डेल्टा E को निकालने के लिए इस तरीके से। जीमन इफेक्ट क्या होता है, स्पेक्ट्रल लाइन का स्प्लिट होना मैग्नेटिक फील्ड में। स्टार्क इफेक्ट का मतलब है स्पेक्ट्रल लाइन्स का क्या होना, स्प्लिट होना इलेक्ट्रिक फील्ड। डी ब्रागली इक्वेशन जो है ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स में एप्लीकेबल होता है लेकिन लार्ज पार्टिकल्स में नहीं। हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो होता है इससे हम जो डेफिनेट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है इससे वो हम निकाल सकते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये एप्लीकेबल होता है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए। देखो यहाँ पे फाई का स्क्वायर जो है इसका एक सिग्निफिकेंस है, फाई का नहीं बल्कि स्क्वायर का है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं। वेवलेंथ आर्डर का देखेंगे तो वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन में सबसे ज़्यादा होता है, फिर प्रोटॉन, फिर अल्फा पार्टिकल है। देखिए आपको ये रिलेशन पता है। और ये किसके बराबर होता है, hc बाई लेमडा। hc जो है वो 12375 एंगस्ट्रॉम के वैल्यू के बराबर आप ले सकते हैं। और यहाँ पे R किसके, R नॉट होता है कांस्टेंट। यहाँ पे आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी और वेलोसिटी इन द nth ऑर्बिट और रेडिएशन द nth ऑर्बिट, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर देखेंगे चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, 96386। कैथोड रे जो है उनका EM बाई रेशियो अगर देखेंगे, नेचर देखेंगे कैथोड रेज का, तो ये डिपेंड नहीं करते हैं कि ग्लास ट्यूब में कौन सा गैस फिल्ड है। ना इधर ये डिपेंड करते हैं किस पे, इलेक्ट्रोड। ना ये इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करते हैं कि इलेक्ट्रोड कौन सा यूज़ हुआ है, ना ये गैस पे डिपेंड करता है कि गैस कौन सा फिल हुआ है। लेकिन एनोड रेज के अगर देखेंगे E/m रेशियो है, नेचर जो है एनोड रेज जो है ये डिपेंड करते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सा गैस लिया है और डिस्चार्ज ट्यूब में कौन से मटेरियल का इलेक्ट्रोड है, एनोड रेज पे डिपेंडेंट होते हैं। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने किया। उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया बेरिलियम एटम के साथ, वहाँ पे न्यूट्रॉन और कार्बन हासिल हुआ। तो आयनिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला 13.6 Z² यहाँ पे आप देख सकते हैं, He+। वर्क फंक्शन जो है किसके बराबर होता है, W को हम कहते हैं वर्क फंक्शन, वो बराबर होता है H इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वर्क फंक्शन को हम ऐसे W या ऐसे फाई से भी डिनोट कर सकते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक होता है मेटल का और डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट वर्क फंक्शन होता है। ये आप यहाँ पे ग्राफ ध्यान में रख सकते हैं।
एनर्जी लेवल 1 की अगर बात करेंगे तो किसके बराबर 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर एन का स्क्वायर। जब 1 होगा तो आएगा 13.6, जब 2 होगा तो जेड के एन स्क्वायर, जब 2 होगा तो 3.4 आएगा -3, अगर 3 होगा तो 9 करना है डिवाइड, आएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट को निकालने के लिए अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2, और n हो गया नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, और मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है बोहर मैग्नेटॉन। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन हमेशा याद रखना, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 होंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 आएगा, 4 से थोड़ा अलावा। अगर 3 होगा 3 पॉइंट कुछ आएगा, अगर 2 होगा 2 पॉइंट कुछ, 5 होगा तो 5 पॉइंट कुछ आएगा। 8 सोल्यूशन एक और चैप्टर हमारे पास है। अगर आप मिक्सचर ऑफ गैसेस देखेंगे O2 प्लस N2 जो है ये गैस एंड गैस होता है, मतलब पहला हमेशा सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है। कैम्फर एंड नाइट्रोजन गैस क्या होता है, सॉलिड गैस। इथेनॉल इन वाटर क्या होता है, लिक्विड एंड लिक्विड। हाइड्रोजन पैलेडियम गैस एंड सॉलिड, ये सब क्वेश्चन आए हैं। एमालगम ऑफ मर्करी विद सोडियम लिक्विड एंड सॉलिड। कॉपर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड सॉलिड एंड सॉलिड। हेनरीज लॉ क्या होता है, P बराबर KH इंटू एक्स। ठीक है, P हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, KH हो गया हेनरीज कांस्टेंट, एक्स हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, मैं बस क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। हाईली सॉल्युबल गैसेस जो होते हैं वाटर में, वो उसमें NH3 और HCl आता है। लेस सॉल्युबल गैस इन वाटर में कौन कौन आता है, O2 N2 H। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड जो है, ठीक है, वो इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, लेकिन अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। अच्छा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड की अगर बात करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, लेकिन अगर जो रिएक्शन होगा डिसोल्यूशन होगा एंडोथर्मिक तब होगा। अगर डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी नहीं बल्कि घटेगी, ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। राल्ट्स लॉ आप यहाँ पे देख सकते हैं, P0 माइनस PA डिवाइड बाई P0 A इंटू इक्वल टू x। तो ये P0 जहाँ जब भी ऊपर P0 आएगा तो ये प्योर वेपर प्रेशर होता है, अगर नहीं आ रहा है तो ये वेपर प्रेशर जो है सोल्यूशन का होता है, मतलब वो सेम एक सिंगल कंपोनेंट का होता है, लेकिन अगर P होगा इसके ऊपर नॉट नहीं होगा तो ये वेपर प्रेशर सोल्यूशन का होता है, दोनों का मिला के। पार्ट 2 वोलेटाइल लिक्विड्स आप देख सकते हैं किसके बराबर होता है, PS बराबर PA प्लस PB। अब सब देखे हैं, PS हो गया टोटल वेपर प्रेशर, P एंड PB हो गया वेपर प्रेशर ऑफ A इन सोल्यूशन एंड B, लेकिन अगर P0 होगा, ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट B। इस तरीके से आप ग्राफ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर सोल्यूट जो है नॉन वोलेटाइल होगा तो इसमें इस तरीके से ग्राफ बनेगा, इसको ज़रा ध्यान रखना है। अच्छा, आइडियल सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन में एग्जांपल याद रखना है। तो आइडियल सोल्यूशन फॉलो करता है राल्ट्स लॉ को एट ऑल टेम्परेचर, लेकिन नॉन आइडियल सोल्यूशन में चाहे पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन टाइप आता है वो ओबे नहीं करते हैं। और आइडियल सोल्यूशन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स A एंड BB जो होते हैं दैट आर इक्वल टू AB, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होते हैं वो ग्रेटर देन होते हैं किससे, AB से, यानी कि A और BB किससे ग्रेटर देन होते हैं, AB से। और यहाँ पे डेल्टा एस मिक्सिंग जो है इक्वल टू 0 होता है, डेल्टा V मिक्सिंग 0, डेल्टा S मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, डेल्टा G मिक्सिंग लेसर देन 0, सब में आप देख सकते हैं। ये दूसरा वाला पॉजिटिव डिविएशन, तीसरा वाला नेगेटिव डिविएशन। आइडियल सोल्यूशन में आप एग्जांपल याद रखेंगे, इसमें एक ट्यून याद रखनी चाहिए कि ब्रोमो इथेन, क्लोरो इथेन, ट्यून आता है ना यहाँ पे, बेंजीन, टॉल्विन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। नॉन आइडियल सोल्यूशन में आपको याद क्या रखना है, ट्रिक इसमें क्या है, पॉजिटिव डिविएशन में ट्रिक क्या याद रखना है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। देखो कार्बन टेट्रा क्लोराइड सब में लगभग आता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्लस बेंजीन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्लस मेथनॉल, कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्लस इथेनॉल, और दूसरा क्या है, इथेनॉल प्लस वाटर। ठीक है, और नेगेटिव डिविएशन में कौन सा याद रखना है आपको, नेगेटिव डिविएशन में आपको कौन सा याद रखना है, नेगेटिव डिविएशन में आपको एसिड वाटर याद रखना है, क्लोरोफॉर्म याद रखना है, एसिड और वाटर याद रखना है, क्लोरोफॉर्म याद, मतलब इसमें एक कंपोनेंट ये हो। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप क्या होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा लेकिन वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और ये शो करता है पॉजिटिव डिविएशन। इसमें एग्जांपल वही आएंगे जो पॉजिटिव डिविएशन, मैक्सिमम इसका अपोजिट है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंडेंट होते हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। इसमें 4 रहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए फार्मूला ये, ठीक है, P0A माइनस PS इज इक्वल टू, ये बराबर होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर P0A माइनस PS जुड़े P0 है उसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर देखेंगे KB फॉर वाटर कितना होता है, 0.52 kg पर मोल। डेल्टा TB को निकालने के लिए इस तरीके से फार्मूला है, जो KB है इसको कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। डेल्टा TB किसके बराबर होता है, KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई M2 इंटू W1। W1 हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट, W हो गया मास ऑफ सोल्यूट। उसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए फार्मूला क्या है,
जिसको हम के एफ कहते हैं क्रियास्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी। तो के एफ को निकालने के लिए इस तरीके से फार्मूला है। और अगर आपको डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को निकालना होगा तो उसके लिए फार्मूला क्या है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1। सो दिस इज अ क्विक रिविजन। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए फार्मूला क्या है, पाई इज इक्वल टू CRT या सी किसके बराबर है, N2/V/RT। ठीक है, इस तरीके से हमने आइसोटोनिक सोल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन सेकंड सोल्यूशन बराबर होता है, हाइपरटोनिक में इस तरीके से होता है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को में एक ट्रिक है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी उतना ज़्यादा। तो वीवी प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आपको यहाँ पे देखना है कि मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट, मिनिमम वेपर प्रेशर, मिनिमम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कौन होते हैं जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो। यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन दिए हैं तो आप ये फार्मूला अप्लाई करके आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। वाट ऑफ फैक्टर जो है जिससे हम एक्सप्लेन करते हैं एबनॉर्मल मोलर मास, ये किसके बराबर होता है, नॉर्मल मोलर मास जोड़े हुए एबनॉर्मल मोलर मास। इस तरीके से कुछ में फार्मूला है। डेस्टिनेशन के लिए फार्मूला क्या है, आई वाट ऑफ फैक्टर बराबर होता है 1 + n - 1 × x। x का मतलब क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ डेस्टिनेशन। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। डेस्टिनेशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स लेंगे। और इसके बाद क्या है, उसके बाद डेस्टिनेशन नहीं है, यहाँ पे एसोसिएशन है। इसके बाद यहाँ पे है एसोसिएशन है। तो उसमें फार्मूला क्या है, I = 1 + 1/n - 1 × x का मतलब यहाँ पे डिग्री ऑफ डेस्टिनेशन। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, डिग्री ऑफ डेस्टिनेशन आपको BaNO3 में निकालना होगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। I आपको देके डिग्री ऑफ डेस्टिनेशन आपको निकालना है, यहाँ पे आपको I निकालना है। ठीक है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में वाट ऑफ फैक्टर ऐड करके ये फार्मूला आते हैं, इसको ध्यान में रखना है। जो भी फार्मूला आपको याद है वही यहाँ पे लिखना है। ये पहला रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का है, ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का है और ये ऑस्मोटिक प्रेशर का है। साथ में जोड़ना है आई। ठीक है, तो के एफ क्या हो गया, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जो है या KB जो है वो खाली डिपेंडेंट होता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। ग्लूकोज एंड यूरिया जो है ये डिस्ट्रिक्ट नहीं होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट नहीं माने जाते। अगर एब्सोल्यूट को ऐड करेंगे वाटर में तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है क्या होता है, डिक्रीज होता है। ppm को निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन 10⁶ होता है। कुछ साल्ट्स आपको देखिए, इसका आई निकालना है, KCl का बनाएगा, C6H12O6 का भी बनाएगा, यूरिया का भी बनाएगा, इसका 5 आएगा, K2SO4 का 3 है। इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट पे ΔG जो है 0 के बराबर होता है, समझ रहे। तो यहाँ पे रेट वर्सेस टाइम में एक ही ग्राफ आता है, लेकिन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में 3 ग्राफ आते हैं। इसको ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखना है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर होता है KF/KB। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पे और बैलेंस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये चेंज नहीं होता है बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड वॉल्यूम। लॉ ऑफ मास एक्शन में ये किसके बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट्स। इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने इस वाले इक्वेशन में KC और KP को अप्लाई किया। KC जो है ये होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू मोलर कंसंट्रेशन, ये होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल प्रेशर। KC में स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना है, KP में नहीं करना। तो अगर आपको KC का यूनिट निकालना होगा तो आपको क्या करना है, मोल पर लीटर रेज़्ड पावर डेल्टा n होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। KP को निकालने के लिए ATM रेज़्ड पावर डेल्टा n। और अगर K को आप KX की फॉर्म में निकालेंगे यानी कि इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन तो उसका यूनिट क्या होता है, यूनिटलेस होता है वो। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1000 है तो प्रोडक्ट्स डोमिनेट होते हैं। ठीक है, अगर लेस देन 1000 होगा तो रिएक्टेंट्स डोमिनेट करते हैं। इस तरीके से आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं। रिएक्शन कोएफिशिएंट जो है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम डिफाइन करते हैं एट इक्विलिब्रियम। अगर QC ग्रेटर देन KC होगा तो बैकवर्ड जाएगा, अगर बराबर होगा तो इक्विलिब्रियम, अगर KC ग्रेटर देन QC होगा तो फॉरवर्ड जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अगर 2A बराबर है, 2A इक्वल टू B होता है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर इतना है, इसे इतना है, डेल्टा जितना है, तो अगर इसको रिवर्स करेंगे तो सबका जो है रिवर्स होगा। लेकिन किसका रिवर्स होगा, KQ का रिवर्स होगा। और जो यहाँ पे डेल्टा H है
इसका वैल्यू जाएगा माइनस में और इनर्ट शेल का वैल्यू भी माइनस में जाएगा। तो अगर इसको डबल करेंगे तो क्या करना है, तो इक्विलिब्रियम का स्क्वायर करना है। इनर्ट शेल तो ऐसे ही रहेगा, डेल्टा एच को लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर 1/2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो इस तरीके से बनेगा। और अगर 2 रिएक्शन आप लेंगे तो उसके बाद क्या हो सकता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। लिक्विड लेयर प्रिंसिपल में क्या होता है, इस तरीके से अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए को बढ़ाएंगे, रिएक्टेड ए है, प्रोडक्ट है ट्वाइस बी, तो फॉरवर्ड में जाएगा बी जो है, ये आपको पता ही है। इसको यहाँ पे ज़रा ध्यान रखिए। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ की ओर शिफ्ट होगा, नंबर ऑफ गैसेस मोल्स की, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ गैसेस मोल्स होंगे। अगर प्रेशर कम करेंगे तो ये कहाँ की ओर जाएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे। कैटलिस्ट अगर आप डालेंगे तो वहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं करता इक्विलिब्रियम, ये तो आराम से इसको बोलने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है। अगर इनर्ट गैस एडिशन करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है, एड कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर एड कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस आप ऐड कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा और रिएक्शन कहाँ की ओर जाएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे। इरिवर्सिबल रिएक्शन में ये कुछ एग्जाम्पल है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वाला, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाला, और रिएक्शन को अगर आप ओपन वेसल में परफॉर्म कर रहे हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में ये एक चीज़ है, N2O2 और PCl। Kp और Kc के दरमियान क्या है रिलेशन, Kp इक्वल टू Kc RT डेल्टा Mg, ठीक है, ये आपको पता है। R यहाँ पे 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन लेना है। अगर K ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट स्टेबल होगा, अगर K कम होगा तो रिएक्टेंट स्टेबल होगा। वॉट ऑफ इक्वेशन किसके बराबर होता है, log K2 डिवाइड बाई K1 इक्वल टू डेल्टा H डिवाइड बाई 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में T ज़्यादा तो K ज़्यादा, एक्सोथर्मिक में T ज़्यादा तो K कम। डिग्री ऑफ डिस्टिलेशन जो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिस्टिलेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन, ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं, एग्जाम्पल्स भी थे। आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, एरिडनेस कंसेप्ट क्या होता है, जो H पास टू देगा ऑन डिसोल्यूशन, वो एसिड है, जो OH देगा वो बेस है, एग्जाम्पल्स भी। ब्राउन-स्टैलौरी कंसेप्ट के हिसाब से एसिड क्या होता है, प्रोटॉन डोनर, और बेस क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है। एसिड का कंजुगेट बेस होता है, एसिड में जब आप हाइड्रोजन निकालेंगे तो कंजुगेट बेस बनेगा, और बेस में जब आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो कंजुगेट एसिड बनेगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कंजुगेट बेस होता है, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस का वीक कंजुगेट एसिड होगा, वीक बेस का स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड होगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। लिव्स कंसेप्ट के हिसाब से एसिड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, उसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, एग्जाम्पल याद रखने हैं। बेसिस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, इनमें कंप्लीट ऑक्टेट होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल्स को ज़रा ध्यान में रखना है, ये बहुत बार क्वेश्चन आए। स्ट्रॉन्ग एसिड में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, स्ट्रॉन्ग बेस में कुछ एग्जाम्पल्स कौन कौन से, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल हाइड्रोक्साइड्स। वीक बेस में इस तरीके से अमोनिया एंटीडेरिवेटिव, वीक एसिड में ये ऑर्गेनिक एसिड, इसके अलावा ये बाकी एसिड्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और ऑल साल्ट्स आते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में खाली वीक एसिड और वीक बेस आते हैं। पीएच को निकालने के लिए माइनस लॉग ऑफ H प्लस, पीओएच को निकालने के लिए माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, पीके को निकालने के लिए माइनस लॉग ऑफ K, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड को निकालना होगा तो कंसंट्रेशन मान बेसिक एसिड, अगर H2A होगा तो 2 करना है, अगर एसिड H3A होगा तो 3 करना है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर किसके बराबर होता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। रूम टेम्परेचर पे यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे Kw 10⁻⁴ होता है, तो उस टाइम क्या होगा, pH इक्वल 0 to 14, यानी कि उस टाइम pH ऑफ वाटर 7 होगा। और जो Kw है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो है डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो Kw भी बढ़ेगा लेकिन pH घटेगा। 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 10⁻12 के बराबर होता है, यानी कि pH इक्वल 0 to 12 आएगा, यानी कि pH ऑफ वाटर 6 आएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आयनिक प्रोडक्ट 10⁻16 के बराबर होता है, pH इक्वल कम्स आउट इक्वल टू 0 to 16, और pH ऑफ वाटर क्या होगा, इसका हाफ 16/2 आएगा 8। रूम टेम्परेचर पे pH प्लस pOH बराबर होता है 14। एट एनी टेम्परेचर पे pH प्लस pOH को निकालना पड़ता है, दैट इज इक्वल टू pKw। न्यूट्रल वाटर में इस तरीके से बराबर होता है। अगर आपको pH या pOH को निकालना होगा उसमें आपको ध्यान रखना है, अगर H प्लस या OH माइनस की कंसंट्रेशन इन बिटवीन 10⁻5 10⁻9 देखे हैं तब आपको कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस या OH माइनस को भी कंसिडर करना है। किसका कंसंट्रेशन, H प्लस और OH माइनस फ्रॉम वाटर आल्सो, यानी कि 10⁻8 मोलर HCl में आपको अगर pH निकालना है तो यहाँ पे H प्लस किसके बराबर है, 10⁻8, तो आपको pH निकालना है। तो pH को निकालने के लिए आपको खाली 10⁻8 ही नहीं लिखना है, आपको 10⁻7 भी ऐड करना है। ये कहाँ से आया, वाटर से।
दो स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स करेंगे तो ये फार्मूला बनेगा, दो स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करेंगे तो ये फार्मूला बनेगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करेंगे तो ये बनेगा। लेकिन अगर पहले क्या आता है, एसिड आ रहा है तो उसका M1V1 लेंगे माइनस M2V2, बेस का M2V। अगर बेस पहले आ रहा है तो उसका M1V1 लेंगे माइनस बेस का, मतलब अगर पहले एसिड आ रहा है तो उसका M1V1 लेंगे, अगर बेस आ रहा है तो उसी का M1V1 लेंगे, दूसरा फिर M2V2 लेंगे। अगर कंसंट्रेशन चेंज करेंगे 10 से तो pH चेंज हो जाएगा 1 से, अगर 100 से चेंज करेंगे तो pH चेंज होगा 2, अगर 1000 से चेंज कंसंट्रेशन 1000 टाइम्स चेंज करेंगे तो pH चेंज हो जाएगा 3। वीक एसिड में फार्मूला इस तरीके से है, आप इसको देख सकते हैं। और वीक बेस में फार्मूला को निकालने के लिए ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना। बफर सोल्यूशन क्या होता है, जो आपने pH को मेंटेन करता है। अगर उसमें आप स्मॉल एडिशन ऑफ एसिड या बेस करेंगे उसका pH चेंज नहीं होता। एसिडिक बफर किसका बना होता है, वीक एसिड एंटी साल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसमें एग्जांपल क्या है, CH3COH प्लस CH3CON। दूसरा क्या है, NaCO3 और उसके साथ ये, और NH2PO4 इसके साथ H3PO4 या Na3PO4। बेसिक बफर में वीक बेस होता है, एंटी साल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसमें दो ही एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, बाकी जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो एसिडिक बफर में आएंगे। तो इसमें दो एग्जाम्पल क्या है, NH4OH प्लस NH4Cl, दूसरा क्या आएगा NH4OH और NH4NO3, ठीक है। और हेंडरसन इक्वेशन अगर एसिडिक बफर में यूज़ करेंगे तो किसके बराबर होता है, मतलब एसिडिक बफर को निकालने के लिए उसका pH निकालने के लिए pH बराबर होता है pKa प्लस log ऑफ साल्ट बाई एसिड। और बेसिक बफर में pH बराबर होता है pKb प्लस log ऑफ साल्ट बाई बेस। बफर कैपेसिटी किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड टू द सोल्यूशन इन ऑर्डर टू चेंज दिस pH। तो डेल्टा एन बराबर आएगा डेल्टा pH, चेंज इन pH। अगर बफर सोल्यूशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर pH ज़्यादा हो जाएगा 1 से। साल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है, जिसमें साल्ट का हाइड्रोलिसिस हो जाता है, लेकिन साल्ट का वो वाला पार्ट हाइड्रोलाइज हो जाता है जो वीक होता है। H का मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, K का मतलब हाइड्रोलिसिस का आंसर। स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में कोई भी वीकर पार्ट नहीं होता है तो वहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, तो वहाँ पे pH 7 होगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होता है, pH लेस देन 7। इसी तरीके से बाकी चीज़ें वीक एसिड वीक बेस में कैटायनिक भी होता है, एनायनिक भी होता है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसको देखते हैं pH कैसे निकालते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में और वीक एसिड वीक बेस में क्या क्या फार्मूला, इसको ध्यान में रखना है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है तो इसको हम एक्सप्लेन इस तरीके से करेंगे। आपके पास जो साल्ट होता है सॉल्युबल साल्ट, उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी ग्रेटर देन 0.1। अगर स्लाइटली सॉल्युबल होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी ग्रेटर देन 0.01 लेकिन लेसर देन 0.1। लेकिन सुपरली सॉल्युबल सॉल्ट जो होते हैं ना, जिसमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कंसेप्ट अप्लाई होता है, तो उनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है ना वो क्या होती है, लेसर देन 0.01। तो जैसे कि AgCl में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम निकालते हैं KSP Ag प्लस Cl माइनस को एसिस के बराबर लेते हैं। फिर यहाँ पे जो ये बराबर है S का स्क्वायर। अगर A2B3 में निकालना होगा तो इस तरीके से आप निकाल सकते, इसका आंसर आएगा 108 AXBY में इसको ब्रेक करके इस तरीके से आप बना सकते हैं। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो है, जैसे कि AgCl का अगर आपको निकालना होगा तो Ag प्लस Cl माइनस, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को भी सेम ही निकालते हैं। लेकिन आयनिक प्रोडक्ट जो होता है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एट एनी मोमेंट ऑफ रिएक्शन, लेकिन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को आप डिफाइन कर सकते हैं एट ओनली इक्विलिब्रियम को, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अगर आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा तो प्रेसिपिटेशन होगा, अगर एक बराबर होंगे तो इक्विलिब्रियम होगा क्योंकि वहाँ पे सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आयनिक प्रोडक्ट से ज़्यादा है तो वो वाला सोल्यूशन जो है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब क्या है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें डिस्टेंस ऑलरेडी कम ही होता है, लेकिन अगर उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे ना, जिसका आयन क्या होगा, कॉमन, दोनों का सेम आयन होगा, तो जिसकी वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिस्ट्रक्शन कम हो जाती है। जैसे कि AgCl जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जब ये डिस्ट्रक्ट हो जाता है ना तो इसमें आयन क्या है, Cl माइनस और Ag प्लस। लेकिन अगर HCl डालेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसमें क्या आयन है, H प्लस और Cl माइनस। तो ऊपर भी Cl माइनस, यहाँ पे भी Cl माइनस। कॉमन आयन अगर होगा तो इसकी वजह से जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा। किसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ऑर्डर ऑफ एक्सेप्टिंग प्रोटॉन आपको याद रखना है, आयरन S2 ये स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक बेस माना जाता है। हायर द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है तो सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगा। डेल्टा G इक्विलिब्रियम पे 0 के बराबर होता है तो फार्मूला ये आएगा। कंजुगेट बेस ऑफ H2O जो है वो H माइनस होता है और कंजुगेट बेस ऑफ F माइनस होता है। HCl जो है नवा एक्ट करता है, ब्रॉन्स्टेड एसिड नवा एक्ट करते हैं एट ए टाइम, ब्रॉन्स्टेड बेस। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयन डिस्ट्रक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो डिस्ट्रक्शन ज़्यादा, डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो आयन से ज़्यादा, कंसंट्रेशन लेस आयन से ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा आयन से ज़्यादा, सॉल्वेशन ज़्यादा, आयोनाइजेशन ज़्यादा। कॉमन आयन होगा तो उसे आयनाइजेशन कम होगा। कम्प्लेक्स साल्ट में क्या होता है, कम्प्लेक्स आयन। डबल साल्ट ये बनता है 2 सिंपल साल्ट से, ठीक है। मिक्सड साल्ट में मोर देन 1 कैटायन और एनायन होता है।
उसके बाद अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या आता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो है उसमें किसका कंबशन होता है, हाइड्रोजन का, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोलाइट जो है इलेक्ट्रोलिसिस सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है, मॉइस्ट पेस्ट ऑफ N4Cl जनरेशन। कैलामल इलेक्ट्रोड जो है ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड माना जाता है। अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो उससे डेस्टिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर हमें 1 मोल ऑफ अल्मोनियम हासिल करना होगा फ्रॉम Al2O3 तो इसके लिए आपको जो इलेक्ट्रिसिटी लगेगी वो 3 फैराडे है। अगर हम कंसंट्रेट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो कैथोड पे क्या बनता है, H2 और एनोड पे बनता है मार्शल एसिड। सेल कांस्टेंट जो है कंडक्टिविटी सेल का वो कांस्टेंट रहता है, हर एक सेल का सेल कांस्टेंट होता है। अगर डाइल्यूशन कराएंगे तो डिग्री ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ एक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इंक्रीज होता है, इन द सेंस आयनिक मोबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और इलेक्ट्रोपलेटिंग जो है ये इलेक्ट्रोलिसिस से किया जाता है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन अगर कराएंगे वाटर का तो उसके बाद क्या होता है, H2 प्रोड्यूस होता है एट कैथोड पे और ऑक्सीजन एट एनोड पे। वो कौन सा डिवाइस है जिससे हम जिसमें डायरेक्टली जो है जब कंबशन ऑफ फ्यूल किया जाता है तो कंबशन ऑफ फ्यूल जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी, उसको कहते हैं फ्यूल सेल। प्राइमरी सेल जो है उसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस सेल और मर्करी सेल आता है। मैग्नीशियम जो है ये प्रोवाइड करता है कैथोडिक प्रोटेक्शन और बचाता है किससे, रस्टिंग या करोजन से। फ्यूल सेल में रिएक्टेंट कौन से होते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, प्रोडक्ट वाटर। सेल पोटेंशियल को अगर आपको निकालना होगा न्यूमेरिकल में, आपको डायरेक्टली ऐड करना है, आपको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना है। नेगेटिव वैल्यू जिसका ज़्यादा होगा उसमें रेडिएटिव पावर ज़्यादा होगा। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जिसका साइज ज़्यादा होगा उसमें स्पीड कम होगी। फ्यूल सेल जो है वहाँ वो क्या करता है, वो इको फ्रेंडली होता है, दैट प्रोवाइड्स पावर फॉर प्रेशर। वहाँ पे जो वेपर बनते हैं उसको कंडेंस करके ड्रिंकिंग वाटर बनाया जाता है। और फ्यूल सेल में केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बाई कंबस्टिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कंबशन किसका होता है, हाइड्रोजन, मीथेन एंड मिथेनॉल। तो ये फ्यूल सेल जो है इसको मतलब यूज़ किया गया था द प्रोग्राम नोन एज अपोलो स्पेस प्रोग्राम। स्पेस पे कंडक्टिवनेस ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो स्पेस पे कंडक्टिवनेस भी ज़्यादा, अगर नंबर ऑफ आयन ज़्यादा तो ये चीज़ें भी ज़्यादा। इक्विवेलेंट कंडक्टर को निकालने के लिए ये फार्मूला है। अच्छा, अगर आप कोरहस लॉ यूज़ करेंगे तो जब भी साल्ट होगा तो पहले लेना है, यानी कि आयन से जब भी साल्ट होगा उसको माइनस करना है, ठीक है। अगर इस तरीके से होगा CH3CO Na+HCl तो माइनस करना है NaCl, समझ रहे। उसके बाद सेल कांस्टेंट के लिए फार्मूला ये है, उसका यूनिट होता है पर मीटर। नॉन मेटल जो है ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है और मेटल जो होता है बेस्ट रिड्यूसिंग माना जाता है। ड्राई सेल में ग्रेफाइट जो है वो एक्ट करता है एनोड फॉर, इस तरीके से रिएक्शन है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड कैलामल यानी कि Hg2Cl2 माना जाता है। सेल EMF जो डिक्रीज, अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो सेल EMF डिक्रीज हो जाता है। इक्विवेलेंट वेट को निकालने के लिए मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 1 फैराडे इसके बराबर होता है। वेट ऑफ ऑक्सीजन को निकालने के लिए N डिवाइडेड बाय 22,432। W किसके बराबर होता है, ZIT, ठीक है। तो ये बराबर होता है EIT डिवाइडेड बाय 96500। बेस्ट वे जो है अगर हमें प्रिवेंट करना होगा किसको, आयरन को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैथोडिक प्रोटेक्शन। E0 सेल जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है लेकिन डेल्टा जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। लेड स्टोरेज बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ करते हैं वो 38% H2SO4 होता है। निकल कैडमियम सेल जो है उसमें सबसे ज़्यादा लॉन्गर लाइफ होता है लेकिन ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है दैन लेड स्टोरेज सेल्स। मर्क्यूरी सेल की अगर बात करेंगे उसमें इलेक्ट्रोलाइट जो है वो यूज़ किया जाता है KOH एंड ZnO, और इसको हम यूज़ करते हैं हियरिंग एड्स में और वॉच में। डेनियल सेल का दूसरा नाम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल में। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तब होगा जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसके बराबर होता है, E ग्रेटर देन 1.1, इस तरीके से आप ध्यान में। प्राइमरी बैटरी में क्या आता है, ड्राई सेल एंड बटन सेल। बटन सेल का दूसरा नाम मर्क्यूरी सेल। प्राइमरी बैटरी को हम रिचार्ज नहीं कर सकते। सेकेंडरी बैटरी में लेड स्टोरेज सेल आता है, फ्यूल सेल आता है, निकल कैडमियम सेल आता है, लिथियम आयन आता है, इसको हम रिचार्ज बार बार कर सकते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड जो होता है वो लेड होता है और कैथोड PbO2 होता है। तो आप रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हैं। फ्यूल सेल में एनोड जो है, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। फ्यूल सेल का ये सेटअप है। तो अगर E0 बढ़ेगा तो वो कैथोड होगा, अगर E0 छोटा होगा, अगर E0 बड़ा होगा तो उसको हम कैथोड मानेंगे, जिसका E0 कम होगा उसको हम एनोड मानेंगे। अगर दोनों नेगेटिव में होंगे तो एनोड वो होगा जिसका नेगेटिव में वैल्यू ज़्यादा होगा। अगर दोनों नेगेटिव में होंगे तो एनोड उसको मानेंगे जिसका नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगा। प्लेटिनम फाइल जो है वो अटैच होता है प्लेटिनम वायर के साथ +1 मोलर एसिड, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और वहाँ पे एनोड और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है यहाँ पे देख सकते हैं।
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वर्सेस यहाँ पे अगर दूसरे हाफ सेल में जिंक होगा तो पोटेंशियल कितना आएगा 0.76। अगर कॉपर दूसरी साइड से होगा तो पोटेंशियल कितना आएगा 0. यानी कि वोल्टेज कितना आएगा 0.34 वोल्ट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 बार और कंसंट्रेशन 1 मोल। नर्सन इक्वेशन किसके बराबर होता है? इनर्शियल इक्वल टू इनर्शियल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन log P बाई V। डेल्टा जी नेट किसके बराबर होता है? माइनस एन एफ इनर्शियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन और गेन प्रोटॉन। कंसंट्रेशन सेल क्या होते हैं? तो ये क्या होते हैं? ये कंसंट्रेशन सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं सेम टाइप के, लेकिन जिसमें डिप हुए होते हैं उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। तो आर को निकालने के लिए इस तरीके से, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी को निकालने के लिए इस तरीके से फार्मूला है। कंडक्टेंस का फार्मूला ये है और कंडक्टिविटी का फार्मूला ये है। सेल कांस्टेंट का फार्मूला एक और फार्मूला, मोलर कंडक्टिविटी को निकालने के लिए ये फार्मूला, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को निकालने के लिए, और यूनिट भी ध्यान में रखना है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसके बराबर होता है? मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय एन फैक्टर। मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर होता है? ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और एनोड पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन कैथोड पे रिडक्शन और कैथोड नेगेटिव लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। और इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोड जो होता है वो एनोड प्लेटिनम और ग्रेफाइट होता है। और इलेक्ट्रोलिसिस में कैटायन की अगर बात करेंगे तो उसके लिए यूज़ होती है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वही माइग्रेट करेगा, जैसे कि H+ ज़्यादा माइग्रेट करेगा। एनायन के लिए आपको याद रखना है स्नो OCBI, पहले कौन माइग्रेट करेगा? I करेगा, फिर Br-, फिर Cl-, फिर OH-, फिर NO3-, फिर SO4, इसको याद रखना है स्नो OCBI। W किसके बराबर होता है? Z/Q या चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ये यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पर सेकंड, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में पर मोल लीटर पर सेकंड। तो इसके लिए फार्मूला इस तरीके से टॉपिक इसको ध्यान में रखना है। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में ग्राफ ध्यान में रखना है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है ये मतलब इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या जिसका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर क्या होगा? 0। वो तो इसमें ए किसके बराबर होता है? -KT + A0 हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। टी हाफ लाइट किसके बराबर होता है? A0 डिवाइडेड बाई 2K। इस तरीके से इसमें ग्राफ है। और इसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपको याद रखना है एग्जाम्पल H2 + Cl2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप जरा देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन जो है किसके प्रोपोर्शनल होता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जिसका पावर 1 होगा। इस तरीके से इसमें फार्मूला है। एक ग्राफ तो इसमें याद रखने, उसमें जो एग्जाम्पल आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ N2O है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो है ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ 2 रिएक्टेंट्स, इसमें आपको एग्जाम्पल याद रखना है H2 + I2। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में एग्जाम्पल क्या है? ये डिपेंड करता है ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ 3 रिएक्टेंट्स, इसमें एग्जाम्पल है CL3 याद रखना है। सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? जिसका यूनिट क्या होता है? पर सेकंड होता है। इसमें मोर देन 1 टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स होते हैं, लेकिन ये शो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इसमें एग्जांपल ये CCH3 और थ्राइल Br + H2O, या C12H20 + H2O, या एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जो है ये एग्जाम में है, इसको ध्यान में रखना। ये एग्जाम्पल है सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। और यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? मोल पर लीटर पर टाइम या एटमॉस्फेयर पर टाइम। अगर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने होंगे इस वाले रिएक्शन में तो ट्रायंगल डेल्टा I डिवाइड बाई अल्फा लिखना है इंटू ट्रायंगल डेल्टा T। रेट ऑफ डेस्टिनेशन हम ए कैसे निकालते हैं, डेस्टिनेशन ऑफ B कैसे निकालते हैं, पेरेंट्स ऑफ C कैसे निकालते हैं, इसको ज़रा ध्यान में रखना है। इंस्टेंटेनियस रेट में आपको ट्रायंगल नहीं बल्कि D लेना है, ठीक है। रेट लॉ जो है इसमें हम क्या लेते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और उनका पावर। और अगर आज का ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखेंगे जो कि एक्सपेरिमेंट निकालते हैं वो किसके बराबर आएगा? X + Y। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है X + Y नहीं बल्कि यहाँ पे A + B आएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी में इस तरीके से, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब है नंबर ऑफ कितने स्पीशीज रिएक्ट हुए हैं, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ये एक्सपेरिमेंट निकाला गया है, मतलब जो पावर होगा रिएक्टेंट्स के ऊपर उसको सम करना है। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है मॉलिक्यूलरिटी, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल होता है। इसको हम निकाल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी हमेशा होल नंबर में होता है। मॉलिक्यूलरिटी एप्लीकेबल है एलिमेंट्री रिएक्शंस में, लेकिन ये एप्लीकेबल है एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। टेम्परेचर कोएफिशिएंट को निकालने के लिए फार्मूला क्या है? रेट कांस्टेंट @308 डिवाइड बाई @298। दूसरा फार्मूला K × T + 10 डिवाइड बाई K × T। रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पे, और आल्सो डिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और रेट कांस्टेंट जो है वो डबल हो जाता है फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। एक्टिवेशन एनर्जी जो है इट कैन नेवर बी 0,
इनके नेवर हैव नेगेटिव वैल्यू। एरेनियस इक्वेशन में क्या देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन K इक्वल टू ए माइनस ए डिवाइड बाई आर टी। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर आप लॉग के वर्सेस 1/t ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वहाँ पे स्लोप इसके बराबर आएगा ए डिवाइड बाई 2.303 आर। और K1 K2 क्या होता है, रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर T1 T2, तो फार्मूला ये बनेगा। रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है, क्लोजन फ्रीक्वेंसी इंटू फ्रैक्शन ऑफ क्लोजन। कैरेक्टर ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है, ये कैटलाइज करता है सुपरनेस रिएक्शन को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं होने देता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन को इक्वली कैटलाइज करता है, डेल्टा जी को में कोई भी अल्ट्रेशन नहीं होता है, और कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को हमेशा डिक्रीज करता है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी जो है इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं किससे, एक स्लोप से, जब हम ग्राफ बनाएंगे बिटवीन लॉन के वर्सेस 1/t। नंबर ऑफ क्लोजन जो है पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कितने नंबर ऑफ क्लोजन हुए हैं एक वॉल्यूम में, मतलब एक सेकंड में। आपको यहाँ पे एक वॉल्यूम लेना है, उस वॉल्यूम में कितने क्लोजन हुए हैं एक सेकंड में, तो उसको कहते हैं क्लोजन फ्रीक्वेंसी। वो बराबर होता है मतलब जितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स या एटम ज़्यादा होंगे उतना क्लोजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। अगर इंस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को डबल करेंगे तो हाफ लाइफ का क्या होगा, अगर 0 ऑर्डर का हाफ लाइफ निकालना होगा वो भी डबल होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसमें अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होगा तो इस तरीके से देखो, यहाँ पे यूनिमॉलिक्यूलर है क्योंकि इसमें एक ही मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल है, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी, यूनिमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर, ट्राइमॉलिक्यूलर। थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, वो हम कैलोरीमीटर से हम क्या कर सकते हैं, मेजर करते हैं इंटरनल एनर्जी, जिसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको हम हीट ऑफ कंबशन भी हम इससे निकालते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। हेस लॉ जो है ये किस पे बेस्ड होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जिसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच नेगेटिव एक्सपांडेंस रिएक्शन में होगा। एक्सपेंशन अगेंस्ट वॉल्यूम क्या होगा, W0 Q0 डेल्टा E0। प्रेशर कुकर जो है वो क्लोज सिस्टम होता है। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा E0 डेल्टा E0 डेल्टा G0। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है, हीट कैपेसिटी जो है Q डिवाइड बाई डेल्टा T, या Q इक्वल C इंटू डेल्टा T। C होगा हीट कैपेसिटी, क्या होगा हीट, N हो गया नंबर ऑफ मोल्स। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q इक्वल C इंटू M हो गया मास, N हो गया नंबर ऑफ मोल्स। CP/CV का रेशियो, मतलब जिसको गामा कहते हैं, ये हमें प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द एटॉमिक ऑफ गैसेस। CP को निकालने के लिए F/2 + 1 × R, CV को निकालने के लिए F/2/R। CP/CV का रेशियो देता है एटॉमिक ऑफ गैसेस। F को कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, अनएटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक लीनियर में डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, पॉलीएटॉमिक लेकिन नॉन लीनियर में 6 होता है। मोनोएटॉमिक में एटॉमिसिटी 1.66, डायटॉमिक गैस में 1.40, पॉलीएटॉमिक गैस में 1.33। CP/CV का रेशियो है। मोनोएटॉमिक में एग्जांपल है, ये डायटॉमिक में है, CO2 जो है ये डायटॉमिक में ही आएगा, और O3 और SO3 जो है पॉलीएटॉमिक में आएगा। गिव अस हार्मोनिक इक्वेशन किसको कहते हैं, डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये ध्यान में रखना है, डेल्टा G, डेल्टा S और डेल्टा H और डेल्टा G के वैल्यू इस तरीके से अगर होंगे तो कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा और कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, एट हाई एंड लो टेम्परेचर, और दूसरा है एट ऑल टेम्परेचर्स, ठीक है। डेल्टा G जो है बराबर होता है -NF E0 सेल, ये बराबर होता है 96500 कूलम्स। एंट्रोपी की अगर बात करेंगे, स्टेट फंक्शन होता है और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और एंट्रोपी ग्रेफाइट में ज़्यादा होता है डायमंड से। एंट्रोपी बढ़ता है जब रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। डिसोल्यूशन से भी एंट्रोपी जो है बढ़ता है। प्रेसिपिटेशन से एंट्रोपी कम होता है। बॉइलिंग ऑफ एग में एंट्रोपी बढ़ता है। स्ट्रेचिंग और रबर बैंड में एंट्रोपी कम होता है। मिक्सिंग से एंट्रोपी बढ़ता है। टेम्परेचर से एंट्रोपी बढ़ता है। अगर डेल्टा Ng का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो एंट्रोपी भी ज़्यादा होगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में डेल्टा S पॉजिटिव हमेशा याद रखना, डेल्टा S। नॉन स्पॉन्टेनियस में नेगेटिव, इक्विलिब्रियम में डेल्टा H 0। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन को निकालने के लिए डेल्टा H फ्यूजन डिवाइड बाई T। वेपोराइजेशन को इसी तरीके से वेपोराइजेशन बाई T। एंट्रोपी किसके बराबर होता है, Q रिवर्सिबल डिवाइड बाई टेम्परेचर। एंट्रोपी का यूनिट होता है जूल पर जूल। निकालने के लिए एंट्रोपी और प्रोडक्ट्स माइनस एंट्रोपी ग्रेडियंट्स। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एंट्रोपी का वैल्यू पॉजिटिव होता है क्योंकि बढ़ता है ना, एक्सोथर्मिक बढ़ता है, एंडोथर्मिक में कम होता है तो नेगेटिव है। डेल्टा H बराबर होता है डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, या जिसको हम लिखते हैं H जो है डिपेंड होता है टेम्परेचर। लेकिन अगर आइडियल गैस की बात करेंगे, और एंथैल्पी जो स्टेट फंक्शन होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बराबर होता है डेल्टा U बराबर Q प्लस W। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोबारिक और साइक्लिक प्रोसेस में इसको अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आएगी, Q माइनस W। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहते हैं कि एंट्रोपी जो है यूनिवर्स का कंटिन्यूसली बढ़ता है, यानी कि डेल्टा S टोटल ग्रेटर देन 0 आएगा।
थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, जिसको कहते हैं नर्सन्स ही थ्योरम भी। तो क्या कहते हैं, एट एब्सोल्यूट जीरो पे यानी कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो एंट्रोपी होता है क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का, वो जीरो के बराबर होता है। ठीक है। और गिब्स फ्री एनर्जी की बात करेंगे, जी बराबर होता है H-TS, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, स्टेट फंक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस प्रेस में डेल्टा जी लेसर देन होता है, लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस में डेल्टा जी पॉजिटिव होता है, यानी कि ग्रेटर देन जीरो होता है। CP-C1 बराबर होता है इस तरीके से, डेल्टा जी बराबर डेल्टा प्लस पी डेल्टा जी। इसको आप स्टेट फंक्शन में क्या आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स, बाकी जिसमें भी चेंज आएगा। पाथ फंक्शन में 3 ही आते हैं, वर्क, हीट और जितने भी हीट कैपेसिटीज सबके सब स्टेट फंक्शन है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में अगर आप प्रोडक्ट को, अगर आपके पास सिस्टम है उसको बाय पार्ट करेंगे, अगर प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी चेंज होती है तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। डायथर्मल बाउंड्री में हीट पास होती है, लेकिन एडियाबैटिक में हीट पास नहीं होता है। ओपन सिस्टम में मैटर एंड एनर्जी एक्सचेंज होता है, क्लोज सिस्टम में खाली एनर्जी होता है। आइसोलेट सिस्टम में कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता है, इसको ज़रा ध्यान में रखना। ये हमने ग्राफ बनाया बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, इसमें वर्क डन किसका ज़्यादा होगा, आइसोबारिक फिर आइसोथर्मल फिर एडियाबैटिक फिर आइसोकोरिक। साइक्लिक प्रोसेस में वो होता है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ इनिशियल और फाइनल भी कोइंसाइड होना चाहिए, लेकिन लूप भी बनना चाहिए। आइसोबारिक प्रोसेस में ये ग्राफ है, ये तो आपको ये आसान है। आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा V0, आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा T0। हेसेस लॉ जो है ये क्या कहता है, एक प्रोसेस में चाहे हीट रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा, वो सेम ही होता है, चाहे वो प्रोसेस एक स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप्स में हो। तो अगर एक प्रोसेस जो है इट हैपन्स इन वन स्टेप और इन अनदर स्टेप्स और इन मेनी स्टेप्स, जो हीट रिलीज या एब्जॉर्ब होगा वो सेम होगा। तो क्योंकि ये हेसेस लॉ जो है, ये प्रोसेस जो है डिपेंड होता है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है। और हेसेस लॉ का एप्लीकेबल जो होता है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में भी। हेसेस लॉ एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इस हेसेस लॉ से हम निकाल सकते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स, ये एग्जाम में आया है। हीट ऑफ कंबशन ऑफ सब्सटेंस निकाल सकते हैं, हीट ऑफ ट्रांजिशन निकाल सकते हैं, लेटेस्ट एनर्जी को निकाल सकते हैं। हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हीट रिलीज या एब्जॉर्ब जो होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर एंडोथर्मिक है तो पॉजिटिव एंड एक्सोथर्मिक है तो नेगेटिव। हीट ऑफ रिएक्शन में टाइप्स कितने आता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब 1 मोल जो है कंपाउंड जब बनेगा फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से, तो वहाँ पे जो हीट रिलीज है एब्जॉर्ब होगी, उसको कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। अगर रिलीज हो रही है तो नेगेटिव, अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो पॉजिटिव। और थर्मोडायनेमिकली देखे गए जो एक्सोथर्मिक कंपाउंड्स हैं ना, वो मोर स्टेबल होते हैं देन एंडोथर्मिक। निकालने के लिए ये फार्मूला प्रोडक्ट में रेफरेंस। और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो 0 होता है इनके लिए, H2F2Cl2 Br2 I2 O2 P4 वाइट SA2 हम बेक्सी ग्रेफाइट का। डेल्टा स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो 0 के बराबर होता है। उसके बाद अगर देखेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है, कि जब भी आप किसी सब्सटेंस का कंबशन कराएंगे, मतलब आपको 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लेना है, जब उसको आप एक्सेस ऑक्सीजन में कंबशन कराएंगे तो उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन, वो नेगेटिव होता है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे आपको हीट लगती है जिससे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 1 मोल ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स को, किसमें, गैसेस स्टेट में। ठीक है, यानी कि H2 को H और H, O2 को O और O में मॉलिक्यूल को डिस्ट्रीब्यूट करना है इनटू एटम्स, तो उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी में क्या होता है, आपको यहाँ पे 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर बॉन्ड तोड़ना है। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे गैसेस एटम्स या गैसेस आयन्स या फ्री रेडिकल बनेंगे, उसमें जो एनर्जी लगेगी उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी। एवरेज बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी बराबर होता है हीट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रोकन। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी को निकालने के लिए बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स पॉइंट्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है कि कितनी जो एंथैल्पी में चेंज आना, जब आप 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को डिजॉल्व करेंगे स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, तो स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जब आप 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को डिजॉल्व करोगे तो वहाँ पे जो एंथैल्पी में चेंज आएगा ना, उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो आयनिक कंपाउंड्स के लिए पॉजिटिव माना जाता है। एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन का मतलब क्या है, जब भी एंथैल्पी जो चेंज आएगा एंथैल्पी में, जब आप सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे फ्रॉम वन कंसंट्रेशन टू अनदर, वो कैसे, उसको आप डाइल्यूशन कराएंगे। तो मान लीजिए अगर सॉल्यूशन में अगर आपके पास वाटर है, उसमें आपने सोल्यूट डाला तो उसकी अपनी कंसंट्रेशन होगी, एक फिक्स कंसंट्रेशन होगी। उसके बाद अगर आपने उसमें और वाटर डाला तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। तो डाइल्यूशन से जो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का मतलब क्या है, हाइड्रेशन का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करना। एनहाइड्रस साल्ट में जब आप
कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऐड करेंगे तो उसके बाद जो हीट जो चेंज आएगा एंथैल्पी में, उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, तो ये मेरा क्वालिफिकेशन, इसमें डिग्री WMSc B.Ed DCT हेल्थ एंड सेंटर इंस्पेक्टर भी किया है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग की अगर बात करेंगे तो उसमें एक पॉइंट आता है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा, तो ये वाला जो पहला क्वेश्चन है तो इस पर आप फोकस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जहाँ पे ज़्यादा होगा उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। यहाँ पे दूसरा वाला क्वेश्चन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पे ही है। तीसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, लोन पेयर NH3 में लोन पेयर बॉन्ड पेयर एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन NF3 में ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए NH3 ज़्यादा होता है। BF3 जो नॉन पोलर है उसमें तो बात है ही नहीं डायपोल मोमेंट की। अगर यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे भी जो ज़्यादा पोलर होगा उसमें डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, यानी कि यहाँ पे दूसरा आप कह सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है वो भी आ सकता है इस तरीके से। और यहाँ पे H2 क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है, इसलिए इसका डायपोल ज़्यादा है। तो यहाँ पे इस तरीके से डायपोल मोमेंट का था। यहाँ पे आप देखिए ये पोलर्स, लेकिन जो NO2+ है वो नॉन पोलर होता है। NO2- जो है ये पोलर होता है और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू NO2। और यहाँ पे H2 और H2O2 में अगर देखेंगे अब डायपोल मोमेंट H2O2 का ज़्यादा होता है, क्योंकि लोन पेयर जो यहाँ पे है वो पॉइंट करते हैं सेम डायरेक्शन में, इसलिए H2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डायपोल मोमेंट वाटर से ज़्यादा होता है। तो ट्रिक आप याद रखिए, डायपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। डायपोल मोमेंट जो होम एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का 0 होता है, जिसमें रेगुलर ज्योमेट्री होगा उसका डायपोल मोमेंट भी 0 होगा। अगर सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर है तो वहाँ पे डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। और बॉन्ड ऑर्डर को निकालने के लिए फार्मूला क्या है, बाबा BBB और हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन में मैंने निकाला है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और बॉन्ड ऑर्डर को निकालने के लिए क्या लिखना है, फार्मूला क्या है, 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो CO का हमने निकाला है। और एनर्जी लेवल डायग्राम में आपको याद रखना चाहिए, LIT B2 C2 N2 जो है इसमें जो ट्रुक लगेगा 2 1 लगेगा, यानी कि पहले क्या आएगा 1s2s में कुछ नहीं करना है, लेकिन जो P वाला होगा तो पहले क्या आएगा PX PY आएगा, मतलब यानी कि पाई PV आएगा, फिर आएगा सिग्मा 2pz, फिर आएगा एस्ट्रैक्स पाई 2px पाई 2py, फिर आएगा एस्ट्रैक्स सिग्मा 2pz। और O2F2 Ne2 में ट्रिक क्या याद रखना है 1 to 2 1, यानी कि 1s2s में कुछ नहीं करना है, लेकिन जो 2s है वहाँ मतलब जो 2p है वहाँ पे चेंज होगा। पहले आपको क्या लिखना है सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px पाई 2py, फिर लिखना है एस्ट्रैक्स पाई 2px पाई 2py, फिर लिखना है एस्ट्रैक्स 2pz। इसको ध्यान में रखना है। तो 21 21 12 21, ठीक है। और इसके बाद बॉन्ड ऑर्डर को निकालने के लिए आपको पता है बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स का हाफ लेना है। मॉलिक्यूल स्टेबल तब होगा जब बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आएगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव है 0 आएगा तो बॉन्ड अनस्टेबल, मतलब यानी कि मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है। बॉन्ड ऑर्डर जो है होल नंबर में भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसमें बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी और स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, लेकिन बॉन्ड लेंथ वहाँ पे कम होगा। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर जो है जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा वो स्टेबल ज़्यादा है। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पैरामैग्नेटिक है। जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे इवन होंगे तो वो डायमैग्नेटिक है। लेकिन एक्सेप्ट B2 और O2 इसमें इवन आते हैं, लेकिन तब इसमें क्या होता है B2 का अगर इसमें 10 आएंगे और O2 की अगर बात करेंगे इसमें 16 आते हैं, तो ये वो इनका सम जो है इवन आता है, लेकिन तब भी ये डायमैग्नेटिक नहीं बल्कि पैरामैग्नेटिक माने जाते हैं। ये एक्सेप्शन है। B2 O2 जो है इनका सम जो है इवन में आता है, लेकिन तब भी ये पैरामैग्नेटिक माने जाते हैं, ठीक है। और दूसरा ट्रिक है बॉन्ड ऑर्डर को निकालने के लिए इस तरीके से, अगर 40 नहीं तो 3 आएगा, 30 नहीं तो 2.5, 0.5 कम करना है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे दूसरा है सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होता है 1, और कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं बिटवीन 2 एटम्स 2। फार्मल चार्ज को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1/2 इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे निकाला है O3 में मैंने निकाला, आप देख सकते हैं। केमिकल बॉन्ड जो होता है इसमें तरह ध्यान रखिएगा, इसमें 2 टाइप्स आते हैं। स्ट्रांग बॉन्ड, ये बहुत बार क्वेश्चन आया, स्ट्रांग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। स्ट्रांग बॉन्ड में जो बॉन्ड एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू 200 kg/mol, और इसमें कितना होता है 2 to 40 kg/mol। और स्ट्रांग बॉन्ड में क्या आता है
इंटर एटॉमिक बाड होता है। स्ट्रॉन्ग बाड का दूसरा नाम कह सकते हैं इंटर एटॉमिक बाड, उसमें आयनिक कोवलेंट कोऑर्डिनेट और मेटालिक बाड आता है। और वीक बाड को कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर बाड, उसमें हाइड्रोजन बाड आता है और वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है। बाड फॉर्मेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। अगर परसेंटेज आपको निकालना होगा SPD, तो परसेंटेज ऑफ S कैसे निकालेंगे? जैसे कि SP में आपको परसेंटेज S निकालना है 100 × 1/2, ऐसे की है ना, डिवाइड बाई 2 करना है। लेकिन S और P, SP 2 है ना, डिवाइड बाई 2 करना ही तो है। परसेंटेज ऑफ P अगर निकालना है, P एक ही है तो ऊपर लिखेंगे 1, डिवाइड बाई क्या करेंगे, S और P कितनी है 2 × 100, ऐसे निकाल सकते। परसेंटेज ऑफ D, देखो यहाँ पे D एक ही है लेकिन SP 3, ये टोटल कितने आते हैं 3 + 1 + 4 5 आते हैं ना, 5 नंबर, तो करना है 100 करना है। इस तरीके से निकालना। अगर आप देखेंगे PCl5 में, अगर आप देखेंगे यहाँ पे PCl5 में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो एक्सेल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है इक्वेटोरियल से, लेकिन PF5 में बॉन्ड लेंथ बराबर होती है। और IF7 में इक्वेटोरियल ज़्यादा होता है एक्सेल से, ध्यान में रखना है। हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका होगा? NH3 का, फिर NF3, BF3, फिर B2H6, ठीक है, क्योंकि BF3 और B2H6 का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। और यहाँ पे जो NH3 में जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो डाइपोल है वो पॉइंट होता है एक ही डायरेक्शन में, जबकि NH3 में अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर कोलट का करेक्टर आपको निकालना होगा इसमें, तो पहले आपको परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर निकालना है, ऑब्जर्व डिवाइड बाई थ्योरेटिकल × 100, वो आपको देखे होगा, फिर आप उसका उसी से निकाल सकते हैं कोलट करेक्टर। तो आयनिक करेक्टर 17% आ रहा है यहाँ पे, तो कोलट कितना होगा 83%। ये फार्मूला ध्यान में रखना है। अगर आपको क्या निकालना होगा, लेंथ ऑफ डाइपोल, तो उसके लिए फार्मूला क्या है, QTD, इस तरीके से ये करना है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर अगर निकालना होगा और आपको बांड लेके देखे होगा, ऑब्जर्व डिवाइड बाई थ्योरेटिकल करना है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन जो है हाइड्रोजन बांड पे। हाइड्रोजन बांड जो है ये बनता है बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन बांड को रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से। कंडीशन क्या होनी चाहिए, मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, हाइड्रोजन के एटम के साथ जो मॉलिक्यूल लिंक होना चाहिए दैट शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का स्मॉल छोटा होना चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर लोन पेयर होना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम होती है सॉलिड स्टेट में और कम होती है गैसियस स्टेट में। अगर HF की बात करेंगे, ये लीनियर मॉलिक्यूल है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग लीनियर मॉलिक्यूल बनाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड किस में ज़्यादा होगा, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उसका हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होगा। जैसे कि पहले FH आता है, फिर OHO, फिर NHN, फिर ClHCl। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में 2 आते हैं, एक इंट्रा, दूसरा आता है इंटर। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये विद सेम मॉलिक्यूल होता है, जैसे कि इसमें हाइड्रोक्सी बेंजल डाइहाइड और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हमेशा याद रखना। उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, लेकिन वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और स्टेबिलिटी क्या होती है, लो होती है। देन दियर पैरा डेरिवेटिव, अगर इसका पैरा डेरिवेटिव देखेंगे तो वो इसका उल्टा आएगा। तो पैरा में क्या होता है, वो इंट्रा नहीं बल्कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये हमने आर्थो की बात की, आर्थो क्वेश्चन पे इस तरीके से होता है। और अगर पैरा की बात करेंगे तो वहाँ पे इंट्रा नहीं इंटर बनता है। बाकी एग्जाम्पल इस तरीके से। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे, उसमें क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन वेपर प्रेशर लो होता है और ज़्यादा स्टेबल होता है। ये इंट्रा और इंटर में डिफरेंस है। ये बनता है बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या सेम मॉलिक्यूल्स, लेकिन इसमें 2 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, जैसे कि H2O, HF है। ये एग्जाम्पल, इसमें बाकी एग्जाम्पल आते हैं। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कितने मॉलिक्यूल से सराउंडेड होता है, 4 वाटर मॉलिक्यूल से। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको याद रखना है। HF क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इस पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वीक होती है, किससे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एटम जो होते हैं वो एंगेज होते हैं बॉन्डिंग में, ठीक है, इसलिए वो वीक होते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो वीक होता है, ध्यान रखना है इसको। मेटेलिक बॉन्ड में क्या होता है, अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से। मेटेलिक बॉन्ड उसका ज़्यादा स्ट्रांग होगा जिसमें नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेटेलिक कनेक्टिविटी डिक्रीज होती है। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या वन डेर वाल्स फोर्स में क्या आता है, आयन डाइपोल जो बनेगा बिटवीन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल। और डाइपोल क्या होता है, जो बनता है बिटवीन
टू पोलर मालिक्यूल, इसको कहते हैं कीसम फोर्सेस भी। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है, जो बनता है बिटवीन आयन एंड नॉन पोलर मालिक्यूल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है, जिसको हम कहते हैं डिबाई फोर्स, जो बनता है बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मालिक्यूल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन या डिस्पर्शन फोर्सेस जो है, जो बनता है बिटवीन नॉन पोलर मालिक्यूल। इस तरीके से याद है। स्ट्रंथ अगर आप याद रखेंगे, पोलर बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है, फिर डाइपोल डाइपोल होता है, फिर हाइड्रोजन पार, फिर वन डर वाल फोर्सेस। अगर वन डर वाल फोर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कौन होता है, आयन डाइपोल होता है, फिर डाइपोल डाइपोल, फिर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, फिर लंडन फोर्सेस, यानी जिसको कहते हैं दूसरा नाम इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का देखेंगे, HCl में अगर स्टेशनरी होगा तो 1/r³, रोटेटिंग होगा 1/r6, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में 1/r6, इंड्यूस्ड डाइपोल में 1/r6। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन डर वाल फोर्स होता है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होता है। हाइड्राइड्स की अगर बात करेंगे, इस तरीके से इनमें आता है। अच्छा, एक और बात, ओजोन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने होते हैं, एक होता है। SO3 में 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, SO2 में 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, SO4 में इसमें 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये बहुत बार आया है। NH4Cl में 1 D2 बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, KNO3 में 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, H2SO4 में 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, NH4+ में 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड या D2 बॉन्ड, H3O+ में 1 D2 बॉन्ड, ये सब स्ट्रक्चर बना के है। COSO4 5 टाइम्स H2O में कोलट भी होता है, आयनिक भी होता है और कोऑर्डिनेट भी होता है। So this was all about the physical chemistry. Hope you enjoyed the video. See you in the next video. Till then, goodbye and Khuda Hafiz.